नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग आप? प्यारे बच्चों, एक बार ये कंफर्म कर दो, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ओके भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम बढ़िया, सब सुपर फाइन। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब बच्चे भी बहुत स्वस्थ, बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई दोस्तों आपकी बहुत सही से चल रही होगी, बहुत अच्छे से आप अपनी चीजों को एंजॉय कर रहे होंगे ना। प्यारे बच्चों, आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक की 3rd क्लास है। इससे पहले दोस्तों हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं और बेटा इन दोनों क्लासेस में मैंने आपको इस टॉपिक के कुछ मूलभूत कंसेप्ट सिखाए थे, कुछ बेटा जरूरी बातें मैंने आपको बताई थी। ये एक्सप्लेन किया गया था कि रेशियो टॉपिक में वैल्यू सिस्टम क्या होता है, वैल्यू सिस्टम पर डिपेंड हमने सवाल किए थे। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था रेशियो को मर्ज करना। रेशियो को बेटा मर्ज करने के लिए अपन ने कई प्रकार से आर्ट से काम किया था। मैंने बताया दोस्तों कि अगर सवाल काफी बड़ा बन जाए तो आप ऑप्शन से भी टैकल कर सकते हैं, और वैसे बेटा अगर सवाल करवाने के मेथड की बात आ जाए तो मेथड भी आप लोगों को ट्राई करवाया गया था। तो बच्चों आपको शीट नंबर 1 प्रोवाइड करवा दी थी, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों ने बेटा शीट के साथ साथ घर पे भी सवाल ट्राई करे होंगे। बेटा बिल्कुल ईमानदारी से आपने क्वेश्चन अभ्यास किया होगा और आपको बेटा कुछ कुछ सवाल समझ में भी आ गए होंगे ना। बेटा हमने जितने सवाल क्लास में ट्राई किए लगभग उतने कुछ सवाल आपने कर लिए। 1 मिनट रुक जाओ बेटा। बेटा 1 से 40 तक हम पहले कर चुके थे। बेटा 1 से 40 तक की बात हमने पहले कर ली थी, ये कंप्लीट जानकारियां क्लास में हो गई थी। इनमें बेटा कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। अच्छा 41 से लेकर 60 तक बेटा सारे कंप्लीट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 41 to 60 बेटा मैंने सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए थे। बेटा 41 से लेकर 60 के मैंने आपको सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे आप लोगों ने बाद में रिवाइज भी किए होंगे। बेटा 61 से 80 तक के भी सारे ही सवाल बेटा क्लास में करवाए गए थे। यानी ये बात मैं इन शॉर्ट समझ लूं कि शीट नंबर 1 80 क्वेश्चन तक की बात डन है, 80 सवालों तक की बात सबको समझ में आ गई। क्या बेटा ये बात कंफर्म मान ली जाए ना? आज तुम्हें कुछ अच्छे कुछ अगले बेटा कंसेप्ट बताएंगे, बहुत बढ़िया कुछ नए लॉजिक, कुछ नई बातें बेटा सीखने को मिलेंगी। ठीक है, सुनो बेटा 80 के बेटा सवाल आपने कर लिए थे। 81 से कहानी आगे शुरू कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। बेटा आपके पास 3 नंबर हैं A, B, C। कह रहे हैं दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो 9:16 है। बेटा सेकंड का और थर्ड का रेशियो कितना है? 9:16। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो है 1:4। बेटा पहली और तीसरी का अनुपात 1:4 है। क्या तुम इसको 4:16 लिख सकते हो? 1:4 को 4:16 कर सकते हैं, तो रेशियो बन गया 4, 9 और 16। ठीक है, 116 बेटा 29 की वैल्यू है, टोटल की वैल्यू है। तो आपने बीच की संख्या ज्ञात करनी है, 9 से गुणा करेंगे। 29 चौका 9 चौका 36, 36 इज द करेक्ट आंसर। बेटा मैंने 80 तक के सवाल करवाए थे, मैंने कहा था कि 90 तक के कर लीजिएगा। बेटा बीच में कोई 1-2 डाउट कोई रह गए हो, बेटा मैं उनको कर रहा हूं ना। बेटा 80 तक तो मैंने करवा दिए थे, 81 से आगे स्टार्ट कर रहा हूं। उनमें 83 भी आएगा, 87 भी आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आपको सवाल बेटा सारे करवा रहा हूं। बताओ देखो 82 में बेटा कोई परेशानी नहीं थी सवाल में। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात है 8-9, 8 और 9। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दोस्तों 3-4 है। क्या 3-4 को 9-12 लिख लूं? क्या बेटा 3-4 को 9-12 लिख लूं? आप कहोगे हाँ। A, B और C का अगर कंबाइंड रेशियो बोला जाए तो 8, 9, 12 कह सकते हैं, 8, 9, 12 कह सकते हैं। पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई है दोस्तों, गौर कीजिएगा, 8x और 12x का मल्टीप्लाई है दोस्तों 2400। दोस्तों मैंने बताया था ना मल्टीप्लाई वाले केस में x क्यों मानना चाहिए। 12 से काटोगे 200 बार कटेगा दोस्तों, 8 से काटोगे 25 बार कटेगा दोस्तों। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। दूसरी संख्या की बात करेगा, 9 का मल्टीपल 45 आएगा दोस्तों। बहुत इजी और बहुत सिंपल जानकारी थी, सारे बालक 82 नंबर सवाल कर पाए। बेटा 83 नंबर सवाल देखो, बहुत इजी सवाल था, पता नहीं आप इस सवाल में क्यों अटक गए। बेटा A और B का जो अनुपात है वो 3:2 है, और B अनुपात C का भी अनुपात 3:2 है। सवाल में आपसे कहा कि A और B का रेशियो 3:2, B और C का रेशियो 3:2। तो पहली बात मुझे बेटा इतना बता दो, A, B, C को कंबाइन कर सकते हो? आप कहोगे हाँ। इसको 3 से गुणा करूंगा, 9, 6 और 4। बेटा ये रेशियो आपको मैंने कंबाइन करना बताया था। 361 19 की वैल्यू है, गुणा में A पूछा 9 से गुणा कर लीजिए, 19 19 361 171 उत्तर बनेगा। बेटा 83 नंबर सवाल आपका डन हो गया। आ गया समझ में? आप सब लोगों ने बेटा 90 नंबर तक के सवाल करे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं।
और ये जो सवाल आपने करे होंगे ये आपको समझ में भी आ रहे होंगे बेटा प्रॉपर। ये कहानियां हम बहुत अच्छे से रिपीट कर चुके हैं, बहुत बढ़िया से बेटा ये बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। बेटा ये क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिया था 84 नंबर, उत्तर इसका 56-3 आया था, याद होगा आपको 56-3 आंसर आया था। बेटा 85 नंबर बताओ, सवाल आप लोगों ने किया होगा 85 बेटा, बड़ा सिंपल सवाल है, हो गया होगा आपसे। सारे बच्चे बताओ बेटा 85 डन है जी, बहुत बढ़िया। बेटा 86 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो इस सवाल में बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी का आपको रेशो दिया है 2-3, ठीक है। बी और सी का रेशो दिया है बेटा 1-2, कोई दिक्कत नहीं। सी और डी का रेशो दिया है बेटा 3-4, ऐसा। तो बेटा आप सीधी सी बात बताइए, क्या आप इन रेशो को कंबाइन कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ। देखो इसमें बी का मान 3 है, इसमें बी का मान 1 है, बेटा इसको 3 से गुणा करो। क्या मैं इसको बताओ 3-6 लिख लूं? क्या 1:2 को बेटा 1:2 को 3:6 लिख दूं? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, बात आपकी सही है। अच्छा सी का मान इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो इसको 2 से गुणा करके क्या 6-8 मान लिया जाए? हाँ सर। तो अगर बेटा आपको कंबाइंड रेशो की बात करें, ए बी सी डी का कंबाइंड रेशो पूछूंगा तो क्या बताइए 2, 3, 6, 8 उत्तर बनना चाहिए? आप कहोगे जी हाँ। बेटा ए और डी का डिफरेंस 648 है, तो बेटा मैं कितना 6 लिखूं? क्या ए और डी का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, तो बेटा में बेटा ए और डी का डिफरेंस ही आएगा। और हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, हमसे डिमांड क्या की गई दोस्तों, आपको इस सवाल में क्या पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ देयर शेयर, उनके शेयर का टोटल कितना है। बेटा ए और डी का डिफरेंस दिया हुआ है और ए और डी का सम पूछा गया, ए और डी का डिफरेंस दिया हुआ है, ए और डी का बेटा सम पूछा हुआ है, आप सम ज्ञात कर लीजिए। 216 कर कटेगा, सॉरी 108 बार कटेगा। अच्छा बेटा सॉरी टोटल, बेटा ये क्या सम ऑफ देयर शेयर, बेटा ये टोटल पूछा गया, टोटल ये पूछा गया टोटल उनका शेयर कितना है, टोटल बेटा टोटल पैसा कितना होगा, 8, 14, 17, 19 बनेगा। बेटा ये सवाल देना चाहिए था ऑल बोला, ऑल, तो लास्ट में 2 बनना चाहिए, गुणा मत करना बेटा, लास्ट में 2 बनना चाहिए, उत्तर डी बनेगा। इकाई का अंक फोकस कर लिया करो, 8 निमा 72 2 बनेगा और 2 वाला एक उत्तर है 2052 बेटा, लॉक कर दीजिए, खत्म बात, कोई बात नहीं। 87 बेटा आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, बेटा पहली संख्या ना वो दूसरी संख्या का थ्राइस है, यानी ये अगर 1 है तो ये 3 है। और कह रहे तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, तीसरी संख्या ना वो पहली संख्या की 2/3 है, ये 3 है तो ये 2 है। क्या दोस्तों पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, तो आपको केवल लैंग्वेज पढ़नी थी। रेशो बेटा 3, 1, 2 बनेगा। 252 दोस्तों 6 की वैल्यू है और हमसे पूछा गया था दूसरी क्या 1 की वैल्यू क्या है, तो 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 42 आपके सवाल का उत्तर आया। 87 तक की बात डन। दोस्तों ये जो शीट नंबर 1 मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है ना, ये आपके रेशो के बेटा बेस क्लियर करने के लिए है। बेटा ये रेशो का आपका बेसिक कंसेप्ट आपको समझाने के लिए है, बेसिक बातें आप लोग कर पाए उसकी ये शीट है। क्या बच्चों आपने 88 नंबर सवाल कर लिया होगा? ऐसे बेटा अपन कई सवाल कर चुके हैं, तो ये सेम थीम का सवाल बेटा आपने कर लिया होगा ना, ठीक है। 89 बेटा कर लिया होगा, सेम है 89 वाला बेटा सेम सवाल है, आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। कितना आंसर आया इसका? ए आंसर आया होगा बेटा, इस सवाल का उत्तर ए आया था क्या बेटा? ये सीजीएल 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है बेटा, उत्तर आएगा 7155, इसका बेटा मैं आंसर भी याद है, उत्तर ये आया था 7155। बेटा अब देखो 90 नंबर सवाल की बात समझो बेटा, अब 90 नंबर क्वेश्चन की बात समझो। इस सवाल को हम 2 तरीके से बताएंगे, आप दोनों प्रकार की बातों को कैच कीजिएगा। दोस्तों इन्होंने बोला कि 207 को 2 भागों में इस प्रकार डिवाइड करो कि पहले भाग के 1/8 और दूसरे भाग के 1/5 का अनुपात 5:4 हो। दोस्तों देखो पहला भाग तुम x मान लो, x का 1/8, दूसरा भाग तुम y मान लो, y का 1/5, और बेटा इनका जो अनुपात है ना वो 5:4 है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? या मैं आपको लिख दूं बेटा, में बेहतर समझ में आएगा बेटा आपको कि x का 1/8 और y का 1/5 जो है ना बेटा, इसका अनुपात 5:4 है। यूं मान लोगे, यूं मान लोगे बेटा, पहले भाग का 1/8 और दूसरे भाग का 1/5, रेशो इनका 5/4 है। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1/2 बचेगा और y बचेगा।
बेटा 4 का यहां गुणा करोगे, 4 से 8, 1/2 बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा, y में 1 बनेगा। तो बेटा x और y बराबर, x बराबर 2y लिख सकते हैं, और x अनुपात y कितना आ गया, 2:1। अगर आपसे पूछे कि x और y का रेशो कितना बनेगा, तो 2:1 बनेगा। अब देखो बेटा ऑप्शंस देख लो ना यार, ये सवाल डायरेक्ट 2:1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 69 का डबल है ये, सही बात है। ये कोई बेटा 2:1 नहीं है, ये 2:1 नहीं है, ये 2:1 नहीं है। रेशो को देखकर बात सॉल्व हो गई। अगर आपने गुणा भाग करना है तो आप कर लीजिए, इसके बटा में 3 कर लीजिए, गुणा 2 करोगे तो 138 आएगा, और गुणा 1 करोगे 69 आएगा। दोनों वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, सही बात है बेटा, कर पाएंगे। रेशो बना के बेटा डायरेक्ट ये सवाल ज्ञात कर पाओगे। और आप चाहो तो बेटा वैसे भी कर सकते हो। अगर आप बेटा इस सवाल को यूं करोगे ना कि एक पार्ट को x मान लो, x का 1/8, दूसरा पार्ट दोस्तों बन गया 207 माइनस x। इससे थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा बेटा, का 1/5, रेशो बनेगा 5/4। आई बात समझ में? बेटा देखो बात अभी भी सेम है, कहानी अभी भी सेम है, अभी भी हमने वही काम किया जो पहले बताया था, बस एक को x मान लिया, एक को 207 x मान लिया, ठीक है। बेटा ये गुणा करेंगे, क्या बनेगा, x/2 बराबर बनेगा, ये 5 तो कट जाएगा, ये वाली बात आपने कहा जी हाँ। बेटा x बराबर आएगा 414 माइनस 2x, 3x की वैल्यू बेटा आ गई, और x का मान आप ज्ञात कर पाओगे। बेटा x का मान आपने फाइंड कर लिया, इसी तरीके में उत्तर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बेटा लेंथी पड़ेगा, ज्यादा आसान आपके लिए यही है, ये बात इजी है, कंफर्ट लगाइएगा। बेटा बताओ अब 90 नंबर तक की बात डन मान ली जाए। आज आपकी बेटा शीट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी, शीट नंबर 2 भी मैं आपको बेटा आज ही करवा दूंगा। फिर बेटा सैटरडे और संडे की छुट्टी आगे 2 दिन की, बेटा शनिवार और रविवार को अपनी क्लास नहीं होगी, फिर अगली क्लास सोमवार को आएगी। तो उससे पहले बेटा शीट नंबर 2 भी आपको मुझे आज ही करवानी है, तो थोड़ा सा चीजों को क्विकली समझो, आपको बात को रिवाइज करना है। दोस्तों 91 नंबर सवाल देखो, आपने थोड़ा संघर्ष किया होगा और आप इस सवाल को कर पाएंगे। नहीं कर पाए तो बेटा कोई बात नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं सवाल में क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या बात है, समझो। बेटा 99 रुपए को BAC में इस प्रकार आपने डिवाइड करना है कि B का हिस्सा A और C के कंबाइंड हिस्से का 2/7 है। सुनो बेटा, जो B का शेयर है ना, B का शेयर वो A और C के कंबाइंड शेयर का 2/7 है। तो 2/7 का मतलब क्या है कि इनको अगर 7 रुपए मिले हैं तो क्या B को 2 रुपए मिले हैं क्या? बेटा एक बात बताओ, B A और C के कंबाइंड का 2/7 है भाई, अगर A और C को 7 रुपए मिले हैं तो B को 2 रुपए मिले, यही तो कह सकता हूं मैं आपको। हाँ, यानी अगर आप बेटा देखो वैसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई कि B और A प्लस C का जो अनुपात है वो 2/7 है, ठीक। और C का A प्लस B से जो अनुपात है बेटा वो 3/8 है, 3/8 है। अब दोस्तों इस सवाल में देखो ध्यान रखने वाली बात क्या होती है बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ समझने वाली बात क्या होती है, इधर वाली इक्वेशन में बेटा देखो ऊपर नीचे क्या है, A है, B है, C है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो बेटा A B C बनेगा ना बेटा, भाई ये ऐसा ही तो है ना, B और A प्लस C का अनुपात लिखा हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है, इधर 7 लिखा हुआ है। और उसी सवाल में सेम क्वेश्चन में A प्लस B को और C को आपने 3/8 लिखा है। अब सोचने वाली बात दोस्तों ये समझना है आपको कि यार इसमें तो A प्लस B प्लस C का जोड़ 9 बन रहा है, इसमें A प्लस B प्लस C का जोड़ 11 बन रहा है। बेटा एक ही क्वेश्चन में A प्लस B प्लस C की वैल्यू अलग अलग बने, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो सही बात नहीं है, तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। सेम कैसे करेंगे बेटा, मैं इसको गुणा करूंगा 11 से और इसका गुणा करूंगा 9 से, हो जाएगा समझ। जब 11 से गुणा करोगे बेटा तो ये बन जाएगा 22 और ये बन जाएगा 77। 9 से गुणा करोगे 9 तिया 27 और 9 8 72। क्या ये बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ सर आई। अब दोस्तों A प्लस B प्लस C का सम 99 बन रहा है दोनों केस में। अच्छा देखो इससे दोस्तों B की वैल्यू आ गई 22, बेटा B की वैल्यू जनरेट हो गई 22, C की वैल्यू बेटा आ चुकी है 27, C की वैल्यू आ चुकी है 27। बेटा A की वैल्यू बताओ कितनी, 50 आनी चाहिए क्या? बेटा बताओ A की वैल्यू 50 बननी चाहिए क्या? A की वैल्यू 50 आनी चाहिए क्या? आप देख लो बेटा, इधर 22 और 99 और इनका जोड़ भी 99, A B C क्या हो गया, बराबर है। हमें दोस्तों कहा गया था टोटल रुपया 9900 है, बेटा टोटल रुपया 9900 है। क्या ये 9999 की वैल्यू है? टोटल के बटा में टोटल ही आएगा। दोस्तों A का हिस्सा पूछा है तो 50 से गुणा कर लीजिए, अगर B का हिस्सा पूछेगा दोस्तों आप 22 से गुणा कीजिएगा, दोस्तों C का हिस्सा पूछेगा आप 27 से गुणा कर लीजिए। मतलब दोस्तों अगर नाम सेम है और उनमें रेशो अलग अलग है ना, तो पहले उनका रेशो इक्वल आना चाहिए। अगर रेशो सवाल में इक्वल नहीं है तो हम अपनी मर्जी से रेशो को इक्वल करने का प्रयास करेंगे।
बच्चों ये रेशो को इक्वल करने वाला पहला क्वेश्चन है। अभी आगे आगे बेटा इस प्रकार के बहुत सवाल बनेंगे अपनी बेटा शीट नंबर 4 में ना, शीट नंबर 4 में इस प्रकार के आपको मतलब 20-30 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनमें आप इस प्रकार पैसे को इक्वल करते होंगे, तब ये बात आपको और बेहतर समझ में आएगी। सब बच्चों को समझ में आया? भैया इतनी तो दिमाग की बात लगा लो यार। जब आपको पता है ए और बी का जोड़ 72 है, बी की वैल्यू 22 है, तो ए का मान 50 ही आएगा। या यहां से कर लो, ए और सी का मान 77 है, सी का मान 27 है, तो ए का मान 50 आएगा। या यूं कर लो, तीनों का जोड़ 99 है, इनका 49 बन गया, इसका 50 ही आएगा। सुनो बेटा, ए बी सी में कोई पैसा आपने इस प्रकार बांटा कि जब ए को 1 रुपया मिलता है, बी को 80 पैसे मिलते हैं। बेटा रुपए और पैसे का अनुपात नहीं होता है, पैसे पैसे का होता है। मतलब जब ए को मिलते हैं 100 पैसे तो बी को 80 पैसे मिलते हैं क्या? बोलो भैया, जब ए को 100 पैसे मिलते हैं तो बी को 80 पैसे मिलते हैं। तो क्या बताओ बेटा, मैं इनको 20 से काट के 5:4 लिख लूं? बेटा 100 पैसे का और 80 पैसे का अनुपात 5:4 लिख लें। ठीक है। जब बी को 2 रुपए मिलते हैं तो सी को 20 पैसे मिलते हैं, यानी बेटा 200 पैसे और 20 पैसे में 10:1 का अनुपात आएगा। 200 पैसे में और 20 पैसे में। बेटा जब सी को 1 रुपया तो डी को 75 पैसे, क्या इनका अनुपात 4:3 बनेगा? आपने कहा गुरुजी अब ये पैसा हमें इक्वल करना है, अब इस पैसे को हमें बांटना है सब में। बेटा पहली बात तो आप मुझे बताओ, अगर मैं ए बी सी को इक्वल करता, ए बी सी, क्या फर्स्ट वाली इक्वेशन को बेटा गुणा करना पड़ेगा 5 से और इसे 2 से करना पड़ेगा? क्या बेटा इसे 5 से इसे 2 से करना पड़ेगा? 5 से गुणा करूंगा बेटा 25, 5 से गुणा करूंगा 20, और ये 2 बनेगा क्या? हाँ। लेकिन तो सी का मान दोस्तों 4 है, सी का मान 4 है, तो अब सबका अमाउंट इक्वल इक्वल बांटेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, इधर आएगा 50, ये बनेगा 40, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 3। इस अनुपात में पूरा पैसा बंटना चाहिए, इस अनुपात में पूरा पैसा बंटना चाहिए। रियांशी बेटा पहले पुरानी क्लास को पढ़ के आओ बेटा। कल हमने 1.5 घंटे में ये रेशो को मर्ज करना बताया था। कल 1.5 घंटे बेटा रेशो को मर्ज करना बताया था। अब बच्चे कह रहे हैं मर्ज कैसे किया? अब भैया कल बताया था, उन बातों को पढ़ के तो आओ एक बार। आपको कहा था कि 90 तक के सवाल करके लाना, करके क्यों नहीं लाए? 19,400 क्या है? ये टोटल की वैल्यू है, मतलब 97 की वैल्यू है। एक का हिस्सा पूछा गया, 50 पूछा गया, बेटा ये 200 बनेगा। 10,000 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। बेटा जितने बच्चे इस टॉपिक की क्लास फर्स्ट क्लास से अटेंड कर रहे हैं, क्या उनको समझ में आ गया क्या जी? सिर्फ बेटा वो बच्चे बता दो उनको समझ में आ गया, तो मैं मानूंगा सबको आ गया। बेटा मैंने बेटा ये पहले ही बोला है कि प्रॉब्लम वहीं पे आती है जहां आप क्लास को अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं और फिर कहते हैं जी समझ में नहीं आया। भाई मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि आप अपनी मर्जी से इसको अपने हिसाब से पढ़ पाओ। नहीं बेटा क्रिस्टल क्लियर है ना? जो भी बच्चे क्लास को आज ज्वाइन किए हैं पहली बार, उनसे ये निवेदन है कि पहले बेटा स्टार्टिंग वाली 2 क्लास को देख कर आओ, फिर आपको रेशो मर्ज करने में, इन सबको ऐड करने में कभी किसी बात की दिक्कत नहीं आएगी। रियांशी पांडे जी बेटा निवेदन कर चुका हूं बेटा, पहले पुरानी क्लास को पढ़कर आओ बेटा। पहले पुरानी क्लास को पढ़ोगे तभी तो बात समझ में आएगी। इस प्रकार कैसे संभव बेटा कि आप जिस पल पढ़ना स्टार्ट करो उस पर समझ में आना शुरू हो जाए? ए बी का अनुपात दिया गया है, बीसी का अनुपात दिया हुआ है, सीडी का अनुपात दिया हुआ है, और इनको कंबाइंड तो करना है। सवाल में आपको यही तो बोला, इनको कंबाइंड करना। और कंबाइंड करने के दोस्तों कल आपने कम से कम क्लास में 15-20 क्वेश्चन करे होंगे ना बेटा। ये रेशो को कंबाइंड करने के क्लास में कल आपने कम से कम कह रहा हूं बेटा 15 सवाल तो करे होंगे। फिर बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी यार। इन सवालों को बेटा बाद में घर से भी रिवाइड करना बेटा, बाद में इन क्वेश्चन को घर पे रिपीट भी किया करो, तब जाकर ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है सुनो बेटा, अब 93 नंबर से बेटा आपके सामने एक कैटेगरी स्टार्ट हो गई। नहीं बेटा ये क्या कैटेगरी है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। इस प्रकार का एक सवाल बहुत सारे एग्जाम में पाया जाता है, एसएससी के ये एक फेवरेट सवाल है दोस्तों। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात ए, 3 चीजें, इनमें 4:7:9 है। मतलब दोस्तों ये इनका मान नहीं दिया हुआ है दोस्तों, ये इनका मान नहीं दिया हुआ। ये आपको बताया गया कि ए प्लस बी का, बी प्लस सी का, सी प्लस ए का जो रेशो बनेगा ना, रेशो बनेगा, रेशो
रेशो बनेगा बेटा वो बनेगा 4-7-9, रेशो बनेगा 4-7-9, ठीक है। और इसी सवाल में आपको यह बोला है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 30 है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 30। अब इंडिविजुअली आपसे a का मान पूछ सकता है, b का मान पूछ सकता है, c का मान पूछ सकता है, तो किसी भी प्रकार में इक्वेशन पूछ सकते हैं। दोस्तों समझो मेरी बात, ये जो 30 है ना 30, ये एक्चुअल में ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल। और ये जो 4-7-9 होते हैं ना, ये रेशो में दिया हुआ है, रेशो में। तो आपको ये सवाल करने के लिए एक सवाल पे पूरा फॉर्मेट समझना है, ताकि फिर आने वाले सवाल को आप समझ पाए इजीली। दोस्तों a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का रेशो दिया हुआ है। एक बात दोस्तों बताओ, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं, अगर दोस्तों मैं इन तीनों को जोड़ता हूं, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 4 प्लस 7 प्लस 9 बनेगा। अगर मैं इन तीनों बातों को एक बार जोड़ता हूं बेटा, ये रेशो की बात चल रही है, रेशो वाली बात। दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं क्या, 2 बार a बनेगा, 2 बार b बनेगा, 2 बार c बनेगा। क्या बेटा इसमें 2 बार a बनेगा, 2 बार b बनेगा, 2 बार c बनेगा, बराबर 7 4 11 और 9 कितना बनेगा 20, ठीक है। तो इससे बेटा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब एक सवाल दोस्तों मैंने आपको पूरा ये लिखकर बताया कि ऐसे हम इसको जोड़ते हैं, और a प्लस बी प्लस सी का जोड़ कितना बन गया 10। बेटा फ्यूचर में कभी आपको इस सवाल से कभी सामना हो जाए, तो अब आप माइंड में करोगे ना कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो इनका जोड़ जो होगा वो इनके जोड़ का हाफ बनेगा। 7 4 11 9 20, 20 का हाफ बनेगा। हाफ क्यों बनेगा, वो स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, स्ट्रक्चर आपको पता लग गया कि हाफ क्यों बनेगा, क्लियर हो गया। अच्छा दोस्तों एक बात तो बताओ यार, आप कहते हो मुझे कि a प्लस बी प्लस सी का मान 10 आएगा, इनमें से a प्लस बी का मान 4 दिया सवाल में दोस्तों a प्लस बी का मान 4 दिया हुआ है, तो बताओ ना बेटा c का मान 6 बनना चाहिए क्या। भैया a प्लस बी प्लस सी का मान 10 है, 1 प्लस बी का मान 4 है, तो b का मान 6 ही आएगा। आप कहोगे जी हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। b प्लस सी का मान 7 है दोस्तों, b प्लस सी का मान 7 है दोस्तों, a का मान बता दीजिए 3 बनेगा क्या दोस्तों, a का मान 3 बनेगा क्या, a की वैल्यू 3 बनेगी क्या, जी हाँ। और दोस्तों c प्लस a का मान 9 है, तो b का मान 1 आ गया। ये तीनों बातें आपको बता दी गई, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई। बेटा ये यूनिट का मान आ गया, यूनिट का, समझ रहे हो। ये मैंने रेशो वाली बात को सॉल्व किया है, ये बेटा मैंने रेशो वाली बात को सॉल्व किया, रेशो वाली बात से ये मान बनके आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का ओरिजिनल जोड़ कितना था 30, a प्लस बी प्लस सी का ओरिजिनल जोड़ बेटा 30 था, यानी अपने हिसाब से a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 10 बन रहा है क्या। भाई सवाल कहता a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 10 था, मेरे हिसाब से a प्लस बी प्लस सी का जोड़ कितना बन रहा है 10 बन रहा है। दोस्तों हमें पूछा गया c की वैल्यू क्या बनेगी, बेटा c की वैल्यू आपकी 6 बनेगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 हमारे सवाल का उत्तर बन गया, 18 इज द राइट आंसर। चूंकि दोस्तों ये पूरी कहानी आपको मैंने डिटेल में बतानी थी बेटा, इसलिए मैंने सवाल पूरा एक एक स्टेप लिखकर आपको बताया है। इसके आगे आने वाले क्वेश्चंस पर हम इतना कुछ नहीं लिखेंगे, फिर भी आंसर आएगा। सिर्फ एक बार सवाल देखकर बताओ बात समझ में आई। ये बेटा स्ट्रक्चर है पूरा सवाल करने का, ये तरी मेथड होता है। अब बार बार हमें कभी इस पे माथापच्ची नहीं करनी बेटा, हमें बार बार ये सवाल इतना कंफ्यूज नहीं करना, हमें सीधी सी बात को चेक करना है। सवाल क्या बनेगा देखिए, सुनो। अब मैं इस सवाल पे बेटा देखो माथापच्ची नहीं करूंगा, तो भी आपको ये बात इतनी सी पता लग गई क्या कि a प्लस बी प्लस सी का मान 7 5 12 6 18 का आधा 9 आएगा। स्टेप बच गया बेटा, देखो अपना काम बच गया, मैंने सबको जोड़ा आधा कर दिया, तुरंत आपके माइंड में बात क्लिक हो गई। अच्छा लगे हाथ मुझे फटाफट बता दो बेटा, फटाफट बता दो a का मान आपके हिसाब से a का मान दोस्तों 2 बनना चाहिए क्या, क्योंकि दोस्तों b प्लस सी कितना है, b प्लस सी तो 7 है, a का मान 2 ही आएगा ना दोस्तों। दोस्तों b का मान आपके कायदे से 3 आना चाहिए क्या बेटा, आपके कायदे से b का मान 3 आना चाहिए क्या, और c का मान 4 बनना चाहिए क्या, 4 3 7 और 2 9। बेटा सीधी सी बात है, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, तो a प्लस बी घटाऊंगा c का मान आएगा, b प्लस सी घटाऊंगा a का मान आएगा, और ये घटाऊंगा तो b का मान आएगा। देखो बेटा पहले आपने सवाल कितने लंबे प्रकार में किया था, और अब हमने बहुत इजीली कर लिया।
अब हमने बहुत आसानी से कर लिया, तुरंत आपके सवाल का उत्तर आ गया। अविनाश चौहान बेटा, आपकी हमारे इस कोर्स में पहली क्लास है क्या बेटा? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो हमारी बात क्लास में इस कोर्स में? हाँ, आज नए नए आए हो ना बेटा, तभी तो। एक बेटा हमारे कहावत ऐसे कहते हैं कि जो नया नया मुसलमान बनता है वो ज्यादा अल्लाह अल्लाह किया करता है, समझ रहे हो? आप क्लास में नए नए आए हो ना बेटा, तो आपको ये लगता है कि मतलब सारी क्लास में अकेला मैं ही इंटेलिजेंट हूं, बाकी सारे बच्चे नालायक हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। हो सकता है आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन थोड़ा वो सलीके में चलते हैं, थोड़ा हिसाब से चलते हैं बेटा। बेटा आपको ये बात सीधी सी पता लग गई कि तीनों को आपने जोड़ा, a प्लस बी प्लस सी 9 आ गया। a प्लस बी का मान 5 था तो c का मान कितना आ गया? 4। b प्लस c का मान 7 था तो a कितना आ गया? 2 और b कितना आ गया? 3। इक्वेशन आपको दी गई है 2a प्लस माइनस 3b। बेटा आप इस वाली बात को वैल्यू बनाओ, वैल्यू के अंदर सवाल सॉल्व होगा। देखो बेटा, 2a का मतलब 4, 3b का मतलब 9, 4c का मतलब 16, 16 4 9 20 में से 9 गए 11। बेटा इस चीज की वैल्यू आपके हिसाब से 11 बन रही है और सवाल में 66 दिया है, तो 66 वैल्यू 11 की आएगी बेटा। अरे 66 वैल्यू 11 की आएगी। सी का मान पूछा गया, 4 से गुणा कर दीजिए, सी का मान 24 बनेगा क्या? अरे जितना बता रहा हूं उसका 20-30% पल्ले पड़ रहा होगा, 20-30% पल्ले पड़ रहा होगा। दोस्तों रेशो टॉपिक के इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आपको ये सवाल इतना पूरा लिखना नहीं होता, माइंड में सॉल्व हो जाता है, लेकिन कंडीशन है आपने कोई इस प्रकार के 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, कई बार इनको पढ़ रखा है, तो आप सवाल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और समझते बेटा, सब बच्चे जितना पूछूं उतना रिप्लाई कीजिएगा प्लीज। a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, सिर्फ इतना बोल दीजिए। a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, इतना बोल दीजिए, चाहे पॉइंटों में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 कैसे आ गया, दिमाग खराब आदमी का। 10.5 नहीं बनेगा क्या? 7 और 6 13 और 8 21, 21 का आधा करूंगा बेटा 10.5 बनेगा, 10.5 बनेगा। हाँ अच्छा, आपको ये बात देखो सवाल में दी गई है कि a प्लस बी का मान 6 है। मेरे भाई a प्लस बी का मान 6 है, तो c का मान कितना? 4.5 बनेगा क्या? अरे c का मान 4.5 बनेगा क्या? हाँ दोस्तों, b प्लस c का मान अगर 7 है तो a का मान कितना? 3.5 बनेगा क्या? वाह। और दोस्तों b का मान 2.5 आना चाहिए। क्या सारे बच्चों ने तीनों मान तुरंत माइंड में जज कर लिए थे? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों देखो, ये जो 14 है, 14 एबीसी का जोड़ है, और हमारे हिसाब से एबीसी का जोड़ 10.5 आ रहा है, 10.5 आ रहा है। मल्टीप्लाई किससे करना है? सी का मान चाहिए, 4.5 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 तिया 45, 15 7 105, 7 दूनी 14, 6 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। विद इन 15 से 20 सेकंड आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बेसिक तरीका बेटा आना चाहिए, ये सब बातें बार बार लिखने की नीड नहीं होती कि a प्लस बी प्लस सी लिखना है, बटा में करना है। सवाल बेटा क्विकली होगा जब आपने शीट को 3-4 बार सॉल्व कर लिया ना। जब बेटा इन शीट्स को आपने 3-4 बार सॉल्व कर लिया तो आपको लगेगा यार ये सवाल तो बड़े इजी हैं, तुरंत सॉल्व हो जा रहे हैं हमसे। इजी फिजी क्वेश्चन है ना ये दोस्तों। एक बार आपसे पूछा क्या, वो छोड़ो, इस बात को गौर करते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो बेटा, a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? तो आप कहना 7 और 6 13 और 5 18 का आधा 9 बनेगा। ये काम दोस्तों 10 सेकंड का भी नहीं है ना। अब दोस्तों a प्लस बी का मान अगर 7 है तो c का मान कितना? 2 बनेगा क्या? अरे भैया c का मान 2 बनेगा। b प्लस c का मान दोस्तों 6 है तो a का मान 3 बनेगा क्या? और दोस्तों b का मान 4 बनेगा क्या? ये तीनों मान ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों देखो, आपको ना ओरिजिनल वैल्यू नहीं पूछी है, आपको सवाल रेशो में पूछा है। बेटा अगर ओरिजिनल वैल्यू पूछते, एक बात समझ लें बात को, अगर मैं आपसे पूछता ओरिजिनल वैल्यू बेटा, तो बताओ 27 के बटा में 9 लिखता ना, टोटल के बटा में टोटल ही आएगा। a प्लस बी प्लस सी के बटा में क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी आएगा। अगर a का मान चाहिए तो आप 3 से गुणा करोगे, b का मान चाहिए तो 4 से गुणा करोगे, c का मान चाहिए तो 2 से गुणा करोगे। ये तो मान ज्ञात कर सकते हो डायरेक्ट। लेकिन आपको रेशो पूछा है बेटा, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका उत्तर क्या बनेगा? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2। रेशो पूछा है बेटा, रेशो दिया है तो रेशो हो जाएगा सवाल। ओरिजिनल वैल्यू आपके काम ही नहीं आएगी,
क्या बेटा पूरे इक्वेशन को 12 से गुणा करना पड़ेगा? हाँ, 4, 3 और 6, यही हमारे सवाल का उत्तर था बेटा। इस डाटा का हमें कोई यूज नहीं था, ये बेटा डाटा आपको एक्स्ट्रा दे सकते हैं, इसका कोई यूज ना आए, ये इसी प्रकार का सवाल था। आ गया? वैसे दोस्तों इस सवाल में आपको ए भी दे, बी भी दे, सी भी दे, कोई पूछे तो सारी बातें आप याद कर सकते हैं बेटा। अभी तो पहली बार पढ़ रहे हो, जब ये क्वेश्चन आप 2, 4, 5, 7, 10 बार करोगे ना, तब ये बातें देखो और समझ में आएंगी बढ़िया से। सुनो बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सवाल बड़ा अच्छा है बेटा। इस 2 का एक बार इधर गुणा करो, आपको इक्वेशन क्या दी गई है? 2q बराबर छोटा p प्लस q प्लस r। क्या बेटा ये बात आपको एग्जाम में प्रोवाइड करवाई गई है क्या? ये बात आपको एग्जाम में दी गई है ना बेटा? 2 का मैंने गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक बार बताओ, मैं अगर इन तीनों रेशो को जोड़ता हूं, अगर मैं इन तीनों रेशो को जोड़ता हूं दोस्तों, तो क्या ये बनेगा क्या कि सर q माइनस p प्लस q माइनस ये q प्लस q माइनस r, क्या बच्चों यही बनेगा? बराबर कितना बनेगा? 17 और 5 22, 22 और 8 कितना हो गया? 30। रेशो को जोड़ा है बेटा, मैंने कुछ और नहीं किया। अच्छा इसमें q कितनी बार बनेगा? 3q। माइनस अगर कॉमन लूंगा तो p प्लस q प्लस r बनेगा अंदर बेटा। क्या बताओ, अंदर माइनस कॉमन लेकर p q r बन जाएगा। बच्चे को ये बात पता है, सवाल में दिया गया कि ये जो चीज है, ये जो चीज है बेटा, ये 2q के इक्वल है। मैंने सवाल में दिया है, देखो साफ साफ लिखा ऊपर, आप पढ़ोगे तो ये 3q में से 2q गए बेटा, q का मान 30 आ गया। क्या? चूंकि पहली बार पढ़ रहे थे इसलिए आपने इस सवाल को इतना लंबा किया। वैसे अगली बार दिमाग में समझ लोगे, तीनों को जोड़ोगे तो 3q बनेगा, फिर इधर से p q r बनेगा, वो 2q घटेगा और q बनेगा। ये चीजें सेंस बेटा बन जाता है, कई बार सवाल करने के बाद ये समझ में बात आ जाती है। प्यारे बच्चों एक बात समझो, इतनी बात तो सारे बच्चों को क्लियर है बेटा? इतनी बात तो सारे बच्चों को क्लियर है? चलो मैं थोड़ा बेटा इसके मिटा रहा हूं ना, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है बेटा। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैंने आपको अभी अभी काउंट करके बताया q का मान कितना आया था? 30। अब आप अपने सवाल को बेटा पढ़ना सीखो। देखिए q माइनस, देखो इस q का मान तो 30 है, ये बात तो आपको पता लग गई, आपने काउंट कर लिया अभी बेटा। q में से यानी 30 में से कितना घटाऊं कि 17 आ जाए? बताओ बेटा कितना घटाऊं कि 17 आ जाए? आप कहना 13 घटा दो सर, 13। इस 30 में से कितना घटाऊं कि यहां 5 आ जाए? तो आप कहना सर 25 घटा दो। और इस 30 में से कितना घटाऊं कि 8 आ जाए? आप कहना जी 22 घटा दो। मतलब दोस्तों ये p, ये q और r का आपने रेशो पूछा ना, तो मैं आपको कह सकता हूं 13, 25, 22 आपके सवाल का उत्तर बनेगा, बिना कोई परेशानी के टिक कर सकते हैं। 97 नंबर सवाल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आई बात समझ? कोई मुश्किल जानकारी नहीं है, बस आसान सी डेटा की बात है बेटा। सवाल को पढ़ना आना चाहिए, और ये सवाल आप 3-4 बार रिपीट करोगे ना बेटा, तो मस्तिष्क में इतने बढ़िया फिट हो जाएंगे कि कभी जीवन में इन सवालों में आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती बेटा, नेवर। दोस्तों आपने कभी ट्रायंगल में एक बात पढ़ी होगी, ट्रायंगल में एक होता है पेरीमीटर, एक होता है सेमी पेरीमीटर। बेटा आप एक बात समझो, ये मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी, है ना बेटा? ए के सामने की लाइन को शॉर्ट लाइन ए बोलते हैं, बी बोलते हैं और सी बोलते हैं। तो बच्चों इस ट्रायंगल का जो परिमाप है, परिमाप जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, क्या वो ए प्लस बी प्लस सी होता है क्या? लेकिन दोस्तों आपने शायद कभी मैथ्स में 10वीं क्लास में एक हीरो का फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने के लिए। वहां अपन एक एस ज्ञात किया करते हैं, एस। एस क्या होता है बेटा? इसका होता है सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। याद है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बेटा, ये होता है एक सेमी पेरीमीटर, ये होता है बेटा परिमाप, अर्ध परिमाप, है ना जी। तो यहां दोस्तों एक बात समझिए, इन्होंने आपको बोला ना कि एस एक अर्ध परिमाप है, एस एक अर्ध परिमाप है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बनेगा। जैसा आपने अभी एक सवाल किया था क्यू वाला, ये वैसा ही क्वेश्चन है क्या दोस्तों? ये वैसा ही क्वेश्चन है ना कि हाँ वो वैसा ही सवाल, सेम बात बन चुकी है। अब मुझे एक बात आप सोचकर बता दो बेटा, ठंडे दिमाग से बता दो, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 3s बनेगा, अंदर a प्लस बी प्लस सी बनेगा। क्या इसको 2s लिखूंगा, बराबर में 11 और 8 19 7 26 बनेगा। दोस्तों s का मतलब इस सवाल में 26 बनेगा क्या? बताओ भाई, अरे बताओ बताओ, s का मतलब 26 बनेगा ना?
अब ये सब कहानी लिखनी नहीं है, देखो माइंड में सॉल्व करना है बेटा। 26 में से कितना घटाऊं कि 11 बने, तो आप कहना जी यहां 15 लिख लो सर, और 26 में से 18 लिख लो सर, और 26 में से यहां 19 लिख लो सर। आपके सवाल का उत्तर बन गया 15:18:19, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 97 और 98 दोनों एक जैसे हैं दोस्तों। 97 और 98 दोनों सेम क्वेश्चन थे, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। बेटा मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट बेटा। 97 मैंने सवाल अभी भी करवाया था, 98 अबे दिमाग से पैदल आदमी तू, तेरे को ये बात अभी मैंने लिखकर बताई थी कि a + b + c बटा 2 है, तो इस 2s का मान a + b + c नहीं कह सकते क्या? एक स्टेप, अगर एक स्टेप को थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दो ना, तो तुरंत इनके पेट में दर्द हो जाता है कि सर ये कैसे लिख दिया। भाई थोड़ी आंखें खोलकर सवाल को देख भी ले। इससे पहले 97 नंबर सवाल करवाया था और ये 98 करवाया दोस्तों, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? 97 में और 98 में कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल बेटा। अगर डिट्टो सवाल भी करवाएंगे ना, और मान लो मैं पागल आदमी एक स्टेप मैंने गलती से कम लिख दिया, एक स्टेप मैंने गलती से कम लिख दिया कि चलो ये बालक बात समझ जाएंगे, तो नहीं 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 सर, कैसे कर दिया आपने सर, ये मतलब कैसे बन गया सर, ये सर क्या बात हो गई सर, ये समझ नहीं आया। टाइम वेस्ट नहीं करते भैया, जीवन में दुखी आदमी है, दुखी रहेंगे। तुम्हारा डाउट है भैया, ओझा रहेगा, कोई इलाज नहीं है। सुनो प्यारे बच्चों, आप इस क्लास में ना मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। मैथ्स कोई ऐसा नहीं है कि तुम जिस पल से क्लास को ज्वाइन करो उस पल से आपको समझ में आना शुरू हो जाए। बेटा जो भी टॉपिक पढ़ो ना, आपसे निवेदन है बेटा उसकी बेसिक वाली यानी कि फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आओ, चाहे रिकॉर्डिंग देखो चाहे जो मर्जी करो बेटा। पहली क्लास से पढ़ोगे और सारे साथ साथ में शीट को सॉल्व करोगे ना, तब तो जाकर आपको बात समझ में आएगी। अगर डायरेक्ट आप बड़े सवाल से स्टार्ट करोगे भैया, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बेटा आपका बार बार एक ही कमेंट आएगा, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। भैया मैं कहता हूं सब्सक्रिप्शन ले लो 5 साल का, 5 साल पढ़ लो भैया, समझ में नहीं आएगा, सेक्शन नहीं होगा। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक नौकरी लग नहीं पाएगी। सुनो अब बेटा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि केवल इजी क्वेश्चन कर कर आप समझो ना कि हमें मैथ्स आ गई, तो बेटा क्या आपका एग्जाम में सवाल टफ आए। एग्जाम में क्वेश्चन बेटा इजी भी आ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन हाई लेवल के भी आ सकते हैं। तो सही प्रिपरेशन वो है जब आप ईच एंड एवरी लेवल को कवर करो। अगर आप केवल इजी क्वेश्चन पढ़कर खुश हो रहे हैं बेटा, तो घर पे तो खुश हो जाओगे, लेकिन एग्जाम में जाकर आपको बेटा दुख फील करना पड़ेगा, एग्जाम में जाकर दोस्तों आपको परेशान होना पड़ेगा। तो मैं आपको बेटा सवाल सारे करवाऊंगा, मैं आपको दोस्तों इजी से इजी और टफ से टफ क्वेश्चन करवाऊंगा, हर एक प्रकार की दोस्तों बात बताऊंगा, आप समझिएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 2018 कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल के पेपर से लिया हुआ ये सवाल दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही शानदार। सुनिएगा, आपको एक लंबी सी इक्वेशन दे दी, अब एक बालक आएगा इसका आंसर देने के लिए, मैं जानता हूं वो आएगा होशियार, अब देखते हैं वो कैसे आएगा। x - 2y + 8z, y - 3z + 4w, 4x + 5z - 7w बराबर 3, 4, 7 का अनुपात दिया हुआ है। एक मिनट रुकना प्लीज, एक सेकंड प्लीज। लड्डू नहीं आया भैया, लड्डू नहीं आया, लड्डू को लेके आएंगे, शाम को दिखाएंगे आज तुम्हें, ठीक है भाई, शाम को आना लड्डू जाएगी। चलिए सुनो बेटा ध्यान दीजिए सवाल पे आप, x - 2y + 8z, y - 3z + 4w + 4x - + 5z - 7w। बेटा देखो इस सवाल पे ना आप जरा नजर मारा करो ऑप्शन के, बेटा जरा नजर मारिएगा ऑप्शन पे, ये 5 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये 7 लिखा है, ये 8 लिखा है। मतलब बेटा मेरे को जो उत्तर चाहिए ना, मेरे को जो उत्तर चाहिए ना बेटा, उसमें ना तो कहीं पे x है, ना y है, ना w है, ये सारे एलिमेंट दोस्तों आपको काटने हैं, ठीक। अरे एक बटा में w तभी कट पाएगा जब ऊपर w कटेगा, सीधी सी बात है। थोड़ा सा आप लॉजिकल बात को समझें बेटा, इस इक्वेशन पे जरा तुम गौर लगाओ, जरा बात को समझो। तो क्या 3 और 4 ये बताओ 7 होते हैं क्या? मतलब आपने देखो डेटा भी कितना अच्छा दिया है बेटा, 3 और 4 का जोड़ 7 बनता है। मतलब मेरी बात समझो, क्वेश्चन कहता ये वाली चीज इसका मान 3 है, क्वेश्चन कहता इस चीज का मान 4 है, क्वेश्चन कहता इस चीज का मान 7 है। आपको 3 इक्वेशन दी गई हैं, एक का मान 3 दिया गया, एक का मान 4 दिया गया, एक का मान 7 दिया गया।
दोस्तों आप मुझे बता दो 3 + 4 = 7 होता है क्या? आप कहोगे हाँ। तो क्या मैं ऐसा बोलूं क्या कि x - 2y + 8z, ये तो 3 वाली बात है, प्लस y - 3z + 4w, ये 4 वाली बात है दोस्तों, ये बराबर है 4x + 5z - 7w। दोस्तों मैंने कोई अपने मन से नया फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने केवल आपको इतना समझाया है कि 3 और 4 का जोड़ कितना बनेगा, 7 बनेगा। तो 3 और 4 बेटा मैंने इन दोनों को जोड़कर तीसरे के इक्वल रख दिया। यहां तक की बात में कोई डाउट तो नहीं है बच्चों आपको? ठीक है, जरा बेटा अपन x और y वाले एक तरफ कर लें, x और y वाले एक साइड में कर लें। देखो x का क्या क्या एलिमेंट है बेटा, x का एक तो ये रहा, और ये 4x भी इधर आएगा, तो क्या माइनस का 3x बन जाएगा? दोस्तों ये देखो x था, मैं इसी तरह मार्क कर लेता हूं, ये x लिया मैंने, और ये 4x इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा? माइनस का 3x। आप कहोगे हाँ सर ये माइनस का 3x बनेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है सर, बात समझ में आ गई। बेटा अगर आप माइनस का 2y है और ये y है, क्या ये माइनस का y बनेगा? बेटा माइनस का 2y प्लस का y माइनस का y बनेगा। बेटा ये 8z और ये 3z, 8 में से 3 गए, बनेंगे 5z, और इधर भी 5z कट जाएगा। बेटा इधर भी 5z प्लस का है, इधर भी 5z है, दोनों आपस में कट जाएंगे। जी हाँ, प्लस बनेगा बेटा, w को मैं उधर ले जाऊंगा, छोड़ दो, बराबर दोस्तों माइनस का 7w माइनस का 4w। क्या ऐसा लिख पाओगे? मैं x और y और z एक तरफ ले आया, और दोस्तों w मैंने एक तरफ कर लिया। पूरे सवाल को दोस्तों मल्टीप्लाई कर लो माइनस से, 3x + y की वैल्यू 11w आ गई। क्या यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई क्या? अब दोस्तों एक नजर अपने सवाल पे लगा लीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपने सवाल पे कर लीजिए। सवाल में लिखा हुआ है 6x + 2y, 6x + 2y। क्या अपने डेटा के आसपास पहुंच गए? क्या अपने डेटा के आसपास पहुंच चुके हो? हाँ, 6x + 2y बराबर 22w। खत्म बात। बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए, 22w - 17w बराबर में w, 5w बटा w। उत्तर अपने सवाल का दोस्तों 5 बन गया। एक एक स्टेप बेटा मैंने आपको मोती की तरह पिरो के लिखकर बताया है, पूरा कंसेप्ट आपको लिखकर बताया बेटा। आशा करता हूं कि आप ये बात समझ गए कि इस प्रकार का सवाल हमें मिले तो हमें क्या प्रोसेस लगानी है, क्या तरीका लगाना है। बिल्कुल सेम प्रकार का बेटा मैं एक सवाल आपको और करवाऊंगा, बिल्कुल सेम प्रकार का मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। ये बात सबको समझ में आई ना बेटा? इंटरेस्टिंग लग रही है मैथ्स आपको? ये सवाल दिखने में बड़े बड़े लगते हैं बच्चे, बालक पेपर में ना सवाल छोड़ कर आते हैं, गुरुजी मैथ बहुत टफ है, गुरुजी मैथ बहुत टफ है। लेकिन बेटा मैथ कहीं कहते हैं बहुत टाइम लगा, अरे ये सवाल सॉल्व करने में बेटा 30-40 सेकंड से ऊपर टाइम लगेगा नहीं। अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो टाइम लगेगा, लेकिन 2-3 बार रिपीट करोगे तो बात सारी डन। अरे वाह, बेटा अगेन मुझे एक बार बता दो, मैं ये सवाल नहीं करूंगा, आप मेरी बात को समझना। बेटा इसमें बताओ 2, 3, 5 लिखा हुआ है, कि 2 और 3 बराबर 5 के इक्वल होते? हाँ। दोस्तों जिसने सवाल बनाना है ना, उसे आपसे ज्यादा चिंता है डेटा को सेट करने की। y - z + 2w बराबर 2x + z - w। क्या ये बात आपको दी गई सेम? भैया एक ही प्रकार के दो सवाल इसीलिए लिए गए हैं ताकि कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरी कोशिश को समझना बेटे आप। क्या दोस्तों इस z से इस z काट दूं? कोई दिक्कत नहीं। इस y से ये y काट लूं? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा। नमस्कार सर जी, बस 5:30। ओके, x - z -2x इधर आ गया बराबर -w माइनस का 2w। बेटा बात समझ में आ रही है? बोलो भैया। इधर से क्या बचेगा? -x - z बराबर माइनस का 3w। आपने कहा जी हाँ, पूरे सवाल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x + z बराबर 3w। यहां तक की बात बच्चे के दिमाग में आ चुकी है। लेकिन सर हमें तो 3x + 3z - 2w चाहिए।
ये बनेगा 9W, 9 में से 2 गए 7W, 7W और W का अनुपात लोगे 7:1 आंसर आएगा। क्या बच्चों 100 नंबर तक के क्वेश्चन डन मान लिए जाएं? क्या बच्चों 100 नंबर तक के सवाल आपके कंप्लीट मान लिए जाएं? ये मान लिए जाएं कि सारे बच्चों को 100 सवाल पूर्णतः समझ में आ चुके हैं। चलो बेटा, बेटा समय है एक छोटे से ब्रेक का। बेटा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। बेटा मैं आपको बता दूं, आज हम 6 बजे तक पढ़ने वाले हैं। बेटा सब लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। आज बेटा अपन 6 बजे तक पढ़ेंगे, 6 o'clock तक पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि आज मुझे आपको सैटरडे और संडे का होमवर्क भी देना है। सैटरडे और संडे का बेटा होमवर्क भी अलॉट करना है, तो इसके लिए कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको साबित कर दूं बात ये कि एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाने पर मुझे फाइनेंशियली किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके फायदे के लिए है, आपके लाभ के लिए है, चीजें आपके प्रॉफिट के लिए की जाती हैं। भैया जिनकी क्लास है वो जाओ यार, कोई मना थोड़ी है। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक।
100 नंबर तक के सवाल की बात डन, क्लियर है। हमने आपको बताया बेटा पूरे सवाल में आपने वैल्यू ज्ञात करनी है, चीजों को इक्वेशन में सॉर्ट आउट करना है, इक्वेशन बनेगी, बात समझ में आ जाएगी, मामला डन। तो बेटा 100 तक की बात आप लोगों ने समझी, एकदम आसान जानकारी है, इजी बात है। अब चलते हैं बेटा इसके बाद 100 के बाद में आखिरी बेटा 20 सवाल है, एक नए कंसेप्ट पे, एक नए लॉजिक पे। बहुत इजी सी बात है, बस समझकर चलिएगा। ये एक कंसेप्ट है बड़ा प्यारा सा समझने के लिए। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, मैंने मान लो आसान एग्जांपल लेता हूं, 1/2 लिखा है, 1/2। और दोस्तों यहां मैंने बेटा रोनी नहीं आया तो छोड़ दो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, एग्जाम में यही सवाल आएगा, ऐसा थोड़ी है बेटा, कोई बात नहीं, छोड़ दे बेटा। 1/2 बराबर 3/6 होता है क्या? 1/2 और 3/6 होता है क्या? 1/2 का रेशो और 3/6 का सेम ही तो बात है। अगर मैं 3/6 को काटूंगा तो भी 1/2 ही बनेगा। अच्छा, बराबर ये 4/8 भी होता है क्या? दोस्तों अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, तुम ऊपर वाली चीजों को जोड़ो, 1 + 3 + 4, नीचे वाली चीजों को भी जोड़ो, 2 + 6 + 8। आप मुझे बताओ इससे क्या बनेगा? 4 और 3 7 और 1 8, 8 6 14 और 2 16। तो बेटा इससे भी तो 1/2 ही बन रहा है, मतलब ये चीज भी तो इसके बराबर ही है, ये चीज भी तो बराबर ही है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इसमें। यानी इसी बात को अगर मैं आपको लिखना चाहता हूं बेटा, मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, A/B अगर C/D के बराबर है और E/F के बराबर है, तो इससे मैं कह सकता हूं A + C + E बटा B + D + F इक्वल है। जो चीजें आपको ऊपर बताई थी, क्या सेम बात है बच्चों? सेम बात आपको समझ में आई? मतलब A और B का रेशो, C और D का रेशो, E और F का रेशो अगर इक्वल है, तो मैं ऊपर वाली चीजों को जोड़कर नीचे वाली चीजों को जोड़कर लिख सकता हूं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर सेम बनेगा। बेटा मैं तो आपको यह भी कह सकता हूं कि A/B बराबर है C/D, A/B बराबर है C/D। तो ये चीज भी आप इसको ना कैसे मर्जी लिख लो बेटा, A + C और B + D भी बराबर ही आएगा। आप अगर ऐसे लिखोगे ना कि 2A - C बटा 2B - D तो भी बराबर ही आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? ये रेशो है, रेशो। मैंने ऊपर नीचे 2 लिखा, कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं बेटा। अरे मैं ऊपर नीचे 2 क्या, इधर 100 कर दूं, इधर 100 कर दूं, कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं ना बेटा। ऊपर नीचे अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एग्जांपल के लिए एक बार और समझो, मैंने कहा 3/4 है, ये चीज 9/12 के बराबर है क्या? दोस्तों ये चीज 9/12 के बराबर। अब देखो अगर मैं इसके ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लूं बेटा, इसके मैं ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दूं, अगर मैं आपके सामने 10 × 3/10 × 4 कर दूं, मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से आगे वाला पॉइंट घटा दूं, 9 में 12 घटा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गारंटी है इस बात की। 30 में से 9 गए 21 और ये 28, अभी भी काट के 3 4 ही बनेगा बेटा। देखो तो मैं आपको जो नियम बताना चाहता हूं, मैं आपको जो नियम सिखाना चाहता हूं बेटा, कि A/B बराबर है C/D के, बराबर है E/F के। तो इसको आप ना A + C + E बटा B + D + F कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर तुमने C वाले पे माइनस लगाया है तो नीचे भी माइनस ही आएगा। C के आगे तुमने 50 ऐड कर दिया तो यहां भी 50 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन की बात नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट ओके? नियम समझ में आया? तुम्हें प्रतिपादित करके बता दिया कैसे ये नियम बनता है। चिंता की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ सवाल का मतलब समझें, पलक झपकते ही उत्तर तैयार। A/B बराबर C/D बराबर 3/2 है। अब देखो मैं A के ऊपर नीचे बेटा 13 13 लगा दूं, कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। अच्छा C के आगे 111, इसके आगे भी 111 लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या उत्तर 3/2 ही आएगा ना बेटा? अब देखने में लगता है जी सवाल तो काफी बड़ा है, लेकिन दोस्तों अगर आपको नियम पता है, अगर आपको रूल पता है, तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे सवाल।
अरे बी लिख दे, क्या हो गया? अब देखो, सिर्फ सवाल पे नजर मारने की बात है बेटा, सिर्फ सवाल को एक पल निहारने की बात है। ए बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ, 2a बटा 2b, 3c बटा 3d, 5e बटा 5f बेटा, अभी भी उत्तर बताओ 9 बटे 5 ही तो बनेगा। अभी भी क्या आंसर 9 बटे 5 ही बनेगा, हमें माथापच्ची करने की नीड थोड़ी है। खत्म। ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ, ए के आगे तुमने m जोड़ दिया, सी और डी के आगे n जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, उत्तर 2 ही बनेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को देखा, देखते ही उत्तर तैयार। डन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, ये कंसेप्चुअल है बेटा। इस सवाल का उत्तर 9 आएगा, आप समझ लोगे क्यों आएगा, क्योंकि m a स्क्वायर b स्क्वायर किया है बेटा। स्क्वायर देखो, स्क्वायर a वाला किया हुआ है ना, आपको पता है a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f है बराबर 3। अगर मैं सबका स्क्वायर कर दूंगा तो a स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर बटा d स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर बराबर 9 बनेगा बेटा, 9। तो इसके आगे तुम m जोड़ो, n जोड़ो, p जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 104 नंबर सवाल क्लियर है बेटा। इस सवाल का उत्तर बताओ कितना आएगा, 4 या 16? 16 करने वालों आपने गलत कर दिया, उत्तर 4 बनेगा, उत्तर 4 बनेगा बेटा। ध्यान से देखो, इसमें a और b का स्क्वायर नहीं किया भाई साहब, a और b का स्क्वायर नहीं किया। देखो इधर तो a लिखा हुआ है, इधर b लिखा हुआ है, c और d लिखा हुआ है, e और f लिखा हुआ है। अब आगे इनके मैं m स्क्वायर से गुणा करूं या m से गुणा करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई आप बात को समझो, अगर मैं a स्क्वायर और b स्क्वायर लिखता तो आपको स्क्वायर करना पड़ता, लेकिन अगर आपने ये आगे m स्क्वायर n स्क्वायर लगवा दिया, अरे तो 2 कर लो यार, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो आप इन चीजों को समझोगे बेटा, ये पूरा कंसेप्ट एक जैसा है कि अगर आगे वाले एलिमेंट पर स्क्वायर होता, क्यूब होता, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बेटा। अब आपने कहा जी ये सवाल क्या करें हैं, ये सवाल क्या करें, उत्तर ये आ गया, P बटा Q बराबर R बटे S बराबर P बटा U बराबर है 2 बटे 3 के। अब आपसे पूछा है MP, NR, OT, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर 2 3 ही बनेगा बेटा। रूल पता होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए, डायरेक्ट उत्तर टिक करके आओगे एग्जाम में। दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या बताओ मुझे, 1:2 मान लिया जाए, डी ऑप्शन मान लिया जाए। ये भैया ये सवाल कहीं कल एज ए डाउट लेके पता ना बेटा, बहुत दिल दुखेगा हमारा अगर आप कल की क्लास में ये सवाल लेकर आ जाओगे कि सर मेरे से ना 107 नंबर नहीं हो पाया। भैया कह रहा हूं भैया, कसम से जान निकल जाएगी। अब ये भी बताया सवाल बेटा, उत्तर कितना आएगा, 1/2 आएगा क्या? दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, दोस्तों ये एक बढ़िया सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। a बटा b प्लस सी बराबर b बटा c प्लस a, c a प्लस b है, ठीक है। मैंने अभी ये भी बताया था, ये बातें बेटा तीनों बातों के जोड़ के बराबर आएंगे बेटा, ये बातें जो हैं ये तीनों बातों के जोड़ के बराबर आएंगी ना। तो ऊपर मैं ये करूंगा बेटा, नीचे अगर मैं जोड़ूंगा तो बेटा आप बताओ ना, a प्लस b प्लस c 2 बार आएगा क्या बेटा? क्या ये सब 2 बार आएगा क्या? ABC से ABC कट जाएगा, क्या उत्तर दोस्तों 1/2 बन जाएगा? दोस्तों इस सवाल में थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों, आपको एक बात देखो समझनी है। आपको मैं ये कह रहा हूं a बटा b प्लस c बराबर b प्लस c प्लस a बराबर c प्लस a प्लस b बराबर, है ना। तो दोस्तों आपने जो नियम लगाया वो बड़ा इजी है, जैसा आपने जो नियम लगाया बड़ा आसान है कि ऊपर वाली बातों को जोड़ना नीचे वाली बातों को जोड़ना, उससे a प्लस b प्लस c वाला पार्ट कट जाता है और 1/2 आपका उत्तर बन जाता है। ये बात बेटा आपको समझ में तो आ गई ना। अब देखिए यहां समझने वाली 2 बातें बनती है बेटा, सवाल में ना आपको ये बात लिखकर दी गई थी बेटा, सवाल में ये बीच में कॉमन है, a b c ग्रेटर देन 0 है बेटा, सवाल में दिया हुआ था a b c तीनों क्या है, ग्रेटर देन 0। एक बेटा इस सवाल में कंडीशन बनती है कि इफ a प्लस b प्लस c का मान 0 आ जाए। अगर दोस्तों मान लीजिए a प्लस b प्लस c का मान 0 आ जाए बेटा, a b c का मान अगर 0 बन जाए तो उस केस में क्या होगा, सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से बस सुना। तो बेटा देखो तब तो ये कट नहीं पाएगा ना बेटा, अगर a प्लस b प्लस c का मान 0 है बेटा, तो 0 और 0 आपस में कट नहीं पाएगा, मामला खराब हो जाएगा सवाल में। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, समझो बेटा, समझो। a
ए का मान क्या है दोस्तों? ए का मान देखो, ए बी प्लस सी की जगह पे, बी प्लस सी की जगह पे माइनस ए रख सकते हैं बेटा? बताओ, बी प्लस सी की जगह पे माइनस ए रख सकते हैं ना? यानी ये काट कर बताओ, माइनस एक बनेगा, माइनस एक, माइनस एक, है ना बेटा? बी बटा में सी प्लस ए की जगह माइनस बी रखेंगे तो माइनस एक आएगा। सी ए प्लस बी की जगह माइनस सी रखूंगा तो माइनस एक आएगा। मतलब दोस्तों अपने इस सवाल का उत्तर 1/2 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है। ये दोनों उत्तर बन सकते हैं। आ गई बात समझ में? अबे नालायक आदमी, जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, ये a उधर जाएगा तो b प्लस सी का मान -1 नहीं बन जाएगा क्या? b प्लस सी का मान -1 नहीं बन जाएगा क्या? तो मैंने इस b प्लस सी की जगह पे -a रख दिया, इस a से ये कट गया, ये -1 उत्तर बन गया बेटा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपको बेटा ये समझाना चाहता हूं कि a बटा a प्लस बी, नहीं b प्लस सी था, हाँ, a बटा b प्लस सी बराबर b बटा c प्लस a बराबर c बटा a प्लस b। इस चीज के मान की अगर बात करें तो बेटा दो चीजें बात बन सकती हैं। इसमें दो कंडीशन बनती है बेटा। पहली, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन आंसर विल बी -1, आंसर विल बी -1। बेटा अगर कभी a b c 0 या 0 से बड़ा कोई भी आ जाए, मतलब कि नॉन जीरो आ जाए बेटा, ये चीज अगर नॉन जीरो है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तब आपके सवाल का उत्तर 1/2 बनेगा। ये मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी है बेटा। दोनों चीजें बताओ आपको समझ में आ गई? लॉजिकल बात पल्ले पढ़नी चाहिए दोस्तों, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, लॉजिक आपके समझ में पल्ले पढ़ना चाहिए। दोस्तों पेन का यूज नहीं करना, सिर्फ सोचकर बता दो इस सवाल का उत्तर 1/3 बनेगा क्या? पेन उठाना मुझे बेटा पाप लगता है इस सवाल में, सिर्फ देख के बता दो इस सवाल में आपका उत्तर 1/3 बनेगा। क्योंकि ऊपर देखो a प्लस बी प्लस सी बनेगा, नीचे a प्लस बी प्लस सी बेटा 3 बार जुड़ेंगे, तो 3 बार a बनेगा, 3 बार b बनेगा, 3 बार c बनेगा, a b c तो कट जाएगा, 1/3 उत्तर बनेगा, खत्म बात। बेटा इस सवाल का उत्तर बताओ 1/4 बनना चाहिए क्या? क्योंकि बटा में 4 बार a बनेगा, 4 बार b बनेगा, 4 बार c बनेगा, 1/4 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। 1/4 इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट क्लियर है साथ साथ बेटा? प्रॉपर बातें समझ पा रहे हो ना? प्लीज 1 मिनट का वेट कीजिए दोस्तों। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही शानदार सवाल है और हमने एक्स वाई जेड का रेशो पूछा है। बेटा एक बात मुझे बता दो, y बटे x माइनस जेड है बराबर y प्लस x बटे z है बराबर x बटे y है क्या? बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बार बताओ, मैं ऊपर वाली तीनों चीजों को और नीचे वाली तीनों चीजों को आपस में जोड़ सकता हूं? जब बेटा ऊपर वाले पार्ट जोड़ूंगा तो y प्लस x बनेगा बराबर x माइनस जेड प्लस y, ये बनेगा बेटा। बताओ, अभी अभी बताया था कि ऊपर का सारा पार्ट नीचे का सारा पार्ट जोड़ोगे तब भी चीजें बराबर बनेंगी। बेटा देखो इधर से ये पॉइंट कट जाएगा, आप मुझे बताओ ऊपर से कॉमन लेकर x प्लस वाई आएगा, नीचे में भी x प्लस वाई आएगा, बेटा ये पॉइंट कट जाएगा, क्या ये चीजें 2 के बराबर आएंगी क्या? क्या बोलो ये बातें 2 के इक्वल बनेंगी क्या? ऐसे बताओ। मतलब दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई कि इक्वेशन में इन तीनों चीजों का मान 2 के बराबर है। दोस्तों ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, बढ़िया पढ़ रहे हो, पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, सारी बात समझ में आएगी। अच्छा, x बटे y का मतलब 2:1 है। दोस्तों आप ये कह सकते हो ना, इसको मैं ऐसे बोल दूं ना कि x और y का अनुपात 2:1 है। अरे बोलो, ऑप्शंस देखो भैया, ऑप्शंस किसमें 2:1 है? देखो इसमें 2:1 है क्या? नहीं है बेटा। इसमें 2:1 है क्या? नहीं है। इसमें 2:1 बन रहा है, उत्तर आपका यही होगा, इसमें भी नहीं है। ये तो मैंने आधा सवाल करके उत्तर ज्ञात करना बता दिया, लेकिन सर अगर जेड को ज्ञात भी करना हो तो क्या करें?
देखो बेटा, ज्ञात करना तो कुछ नहीं, आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो। मान लो मैंने ये इक्वेशन ले ली, ये वाली, बेटा ये चीज भी 2 के इक्वल है ना बेटा, बताओ ये चीज भी 2 के इक्वल ही है, तो y की जगह मैंने 1 रखा, x की जगह मैंने 2 रखा, बटा में z बराबर 2। बेटा इस इक्वेशन से z का मान कितना आया? 3/2 आया क्या बेटा? इस इक्वेशन से z का मान कितना? 3/2 आया। आप कहोगे जी हाँ। x y z अगर ज्ञात करना है तो 2, 1 और 3/2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 3, 4 2 3, ये आपके सवाल का उत्तर आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है सागरिक, बेटा देखो सवाल में लिखा हुआ है साफ साफ, मैंने जो थ्योरम आपको अभी बताई थी, जो नियम आपको अभी बताया था, वही तो लिख कर दिया है। इस चीज का मान मैंने निकाल लिया, 2 आया था, और सवाल में आ गया कि x बटा y 2 के बराबर है, खत्म। सवाल दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये डेटा का यूज करना है, लेकिन जब आप पेपर में सवाल कर रहे होंगे ना दोस्तों, आप केवल इस x y को 2 1 करते ही ना, जब ऑप्शन आपको बता दे सी उत्तर बनेगा, तो आगे चेक करके टाइम वेस्ट मत करना अपना। लेकिन यहां तो आप सीख रहे हो, तो आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। बेटा जैसा मैंने आपको अभी अभी सवाल करवाया था, ये बिल्कुल सेम दर्जे का सवाल है। एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों, एक बार ध्यान से देखिएगा, जैसा मैंने आपको अभी अभी सवाल करवाया। दोस्तों आप अपनी शीट की देखना विशेषता, एक एक कैटेगरी के सवाल आपको दिखेंगे एक साथ। शायद इतनी बेटा मेहनत अपने आपके सिलेक्शन के लिए आप नहीं करते होंगे, जितनी आपके लिए हम करते हैं कंटेंट को अपडेट करने में। बेटा ये चीजें अगर मैं जोड़ूंगा, आप मुझे बताओ ऊपर, बेटा बताओ ऊपर क्या बनेगा? 3x + 3z बनेगा क्या? ऊपर बेटा 3x + 3z दिखेगा, ये साफ दिखना चाहिए। बेटा नीचे में देखो 2y कट जाएगा, नीचे में केवल x + z बनेगा, मतलब दोस्तों साफ साफ बात समझ में आ गई, चीज 3 के बराबर आएगी। अब ये इतना लिखना नहीं होता, ये भैया समझ में आ जाएगा, ये बातें 3 के इक्वल है, ये पॉइंट दोस्तों 3 के बराबर हैं। मैं आपको ये कह सकता हूं क्या कि 2x बटे z बराबर 3 के बराबर है। दोस्तों बताओ, ये 2x बटे z 3 के बराबर है, तो x बटे z कितना आया दोस्तों? x बटे z आया 3/2। क्या आपको x का और z का दोस्तों अनुपात मिल गया क्या? क्या दोस्तों आपको x और z का अनुपात मिल गया क्या? आप कहोगे हाँ सर, x और z का अनुपात मिल गया। किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल लो यार। अगर मैं इस इक्वेशन में भी पुट करता हूं 2z + x बटा 2y, ये चीज भी 3 के बराबर थी, तो सब चीज 3 के इक्वल ही है। ये सवाल आपने अभी सीखा, x की जगह पे 3 रख लो और y की जगह z पे 2 रख लो, 2 दूनी 4, x का मतलब कितना बेटा? 3 बटा 2y का मतलब बेटा 3, y का मतलब 7/6 आएगा क्या दोस्तों? y का मतलब 7/6 बन गया। मतलब कि आप x y z का रेशो बताओ, तो x की जगह पे 3, y की जगह पे 7/6 और z की जगह पे 2। सॉर्ट आउट करने के लिए पूरे सवाल को 86 से गुणा कर लिया जाए, 18 7 12। उत्तर क्या आएगा बेटा? उत्तर बनेगा आपका 37/12, 37/12 इज द करेक्ट आंसर। लेवल के सवाल है दोस्तों, बढ़िया प्रकार के सवाल है। अगर आप किसी टॉपिक में केवल इजी क्वेश्चन करके खुद को भ्रमित महसूस कर रहे हो बेटा, वो गलत बात है। अगर सही रिजल्ट चाहिए तो इस प्रकार के दर्जे की बात आपको आनी चाहिए, तो ही रिजल्ट बनेगा, तो ही शानदार बात बनेगी बेटा। दोस्तों ये सवाल तो सवाल करने की यूज ही नहीं है। a + b बटा c बराबर 6/5 है दोस्तों। हालांकि थ्योरम से ये सवाल आपका बन जाएगा, जो थ्योरम मैंने आपको बेटा अभी अभी सिखाई है ना, उससे भी ये सवाल बन जाएगा। लेकिन करना क्यों है भाई? क्या आपको इस सवाल में दोस्तों a की वैल्यू 2 दी गई है, c की वैल्यू 5 दी गई है। इसमें अगर तुम a को 2 रखोगे तो b तुम्हें 4 दिखेगा। b अगर 4 है, देखो c 5 है, डेटा पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है बेटा। तो a + c का मतलब 7/4, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। 115 नंबर सवाल दोस्तों। अब आपके लिए एक नया कानून है, एक दोस्तों नया नियम है। उत्तर तो 2 आएगा इस सवाल का। फ्यूचर में कभी आपको ये सवाल दिखे तो देखते ही बेटा टिक करना। ये होता है, इसे बोलते हैं कंपेंडो डिवेंडो। बेटा कंपेंडो डिवेंडो क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, कैसे काम आता है, जरा समझिएगा। अभी थोड़ी देर में आप भी टिक कर पाएंगे, इसका उत्तर 2 आता है। ये बात थोड़ी देर में आपको भी समझ में आ जाएगी। प्यारे बच्चों देखो क्या होता है, आपको ना ये सवाल हमेशा बेटा इस फॉर्मेट का मिलता है। कैसे? x बराबर 2ab बटा √a + √b, ऐसे दिया मिलता है कि x बराबर 2ab / √a + √b।
और आपसे क्वेश्चन जो पूछते हैं ना वो ये पूछते हैं, सॉरी बेटा यहाँ 4a भी आएगा, 4a सवाल ये पूछते हैं बेटा x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, मतलब लगभग ना इस फॉर्मेट में सवाल पूछा होगा आपसे बेटा सवाल ना इस फॉर्मेट में पूछा होगा x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b माइनस x अपॉन 2b। ये बेटा एक फिक्स पैटर्न का सवाल होता है। जैसे यहां देखो, अगर मैं तुम्हें बेटा इस क्वेश्चन थोड़ा बताऊं तरीके में देखकर, तो ये ऐसा आपको दिख रहा है क्या कि x बराबर 4 रूट 6 रूट 2 रूट 3। अभी आपने सवाल देखा, मैं आपको सिखा रहा हूं कंसेप्ट क्या है बेटा, डिटेल में कंसेप्ट पर चलते हैं, लॉजिकल बात पढ़ेंगे बेटा, लॉजिकल बातों को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक एक लॉजिक, एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट, ठीक है। कोई बात बेटा आपको लिखनी नहीं है, कोई बात बेटा आपको नोट नहीं करनी है, एक बार आपको सिर्फ एक कंसेप्ट समझना है बेटा, इसे हम बोलते हैं योगांतरानुपात का कंसेप्ट। पहले आप समझो सीएनडी होता क्या है, योगांतरानुपात क्या होता है, योगांतरानुपात बेटा ये होता है कि अगर किसी सवाल में a प्लस बी बराबर सी बटे डी होना, अगर कभी ये ऐसा होना, तो इसका दोस्तों मतलब ना आप इसको ऐसा लिख सकते हो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन सी माइनस, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। क्या मतलब समझ में आया तुम्हें कि ऊपर योग करना है नीचे अंतर करना है, ऊपर योग करना है नीचे अंतर करना है। इस प्रकार अगर सवाल में लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, कोपेंडो डिवेंडो बोलते हैं, सीएनडी बोलते हैं, योगांतरानुपात बोलते हैं, ऐसा फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अब ये कहानी अपने इस सवाल में कैसे लगेगी सुनिएगा, ये जब भी सवाल मिले ना बेटा उत्तर 2 टिक करके आना, करना कैसे है वो तरीका समझ लो बस बेटा। इसमें से मैं x बटा 2 रूट 2 ले लेता हूं, x बटा 2 रूट 2 बराबर ऊपर बन गया 2 रूट 3 बटा रूट 2 प्लस रूट 3। क्या इतनी बात आपको समझ में आई बेटा? जो 4 रूट ना, 4 रूट 6, 4 को मैंने लिखा 2 गुना 2, 6 को मैंने लिखा रूट 2 गुना रूट 3। इस प्रकार बेटा सवाल को हमने टुकड़ों में डिवाइड कर लिया ऐसा, ठीक है बेटा। इस सवाल पे अब मैं कोपेंडो डिवेंडो अप्लाई करूंगा, युगांतरानुपात लगाऊंगा, ऊपर जब लिखूंगा जोड़कर ये बनेगा x प्लस 2 रूट 2 बटा में बनेगा x माइनस 2 रूट 2 बेटा, बनेगा ना बताओ। युगांतरानुपात, युगांतरानुपात दिया बेटा, युगांतरानुपात दिया, ये आपको पॉइंट लगा दिया, ठीक है बराबर। ये क्या लिखा बेटा, ऊपर जब जोड़ूंगा 2 रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस, अबे नालायक आगे लिखकर तो दिया है, बात को समझ भी ले, एक बार इंग्लिश का ज्ञान दे रहा है। मैंने बताया 4 रूट 6 को तुम ऐसा नहीं मान सकते, 4 रूट 6 को 2 गुना 2 गुना रूट 2 गुना रूट 3 नहीं लिख सकते। और इसका आधा पार्ट इसके नीचे ले आया मैं, आधा पार्ट इसके नीचे ले आया। क्यों ले आया? क्योंकि भैया मेरे को ये इक्वेशन चाहिए, मेरे को ये फॉर्मेट चाहिए, तो अपनी मर्जी से ले आया सवाल को, बताओ। और बटा में क्या बनेगा, बटा में बनेगा 2 रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। अगर बातें करने पे ध्यान कम दिया जाए, सवाल समझने पर दिया जाए, तो शायद आपको बात समझ में आ जाए बेटा। युगांतरानुपात में ऊपर और नीचे का जोड़ करके बात ये बनेगी। आप मुझे बता दीजिए 3 रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बटा रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बनेगा क्या? इतनी बात बता दो, इस चीज की वैल्यू इतनी बनेगी क्या? आपने कहा डन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मेरी बात सुनना, अब बेटा इस वाले पार्ट में से, अब बेटा इस वाले पार्ट में से, इस वाली कहानी में से x में से 2 रूट 3 बटा में ले आया। क्यों ले आया? सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले आया। तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा सर 2 रूट 2 बटा में रूट 2 प्लस रूट 3। क्या यही बनेगा? रूट 2 प्लस रूट 3। बेटा योगांतरानुपात इस सवाल में भी लगाऊंगा। अगर इस क्वेश्चन में भी आपने योगांतरानुपात लगाया x प्लस 2 रूट 3 बटा x माइनस 2 रूट 3 बराबर, ऊपर वाले का जोड़ करूंगा 2 रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 बटा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। कोपेंडो डिवेंडो बेटा मैंने लगाया, सवाल में कुछ नहीं किया, मेरा सवाल बन चुका है 3 रूट 2 प्लस रूट 3 बटा रूट 2 माइनस रूट 3। यहां तक की बात में कोई समस्या है तो बताओ बेटा। मैंने सवाल को टुकड़ों में तोड़कर 2 अलग अलग बातों की वैल्यू ज्ञात कर ली बेटा। हमने सवाल को टुकड़ों में तोड़कर 2 अलग अलग बातों में सवाल को ज्ञात कर लिया। मतलब बेटा आपने इस चीज की वैल्यू भी निकाल ली है
और आपने इस चीज की वैल्यू भी निकाल ली है। दोनों अलग अलग पार्ट की वैल्यू आपने ज्ञात कर ली। सवाल सॉल्व करने के लिए क्या बेटा ये दोनों पार्ट जोड़ने चाहिए ना बेटा? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या ये दोनों पार्ट आपको आपस में ऐड करने चाहिए? तो चलिए मैं इनको ऐड करके बता रहा हूं आपको। ये क्या था? 3√3 प्लस √2, 3√3 प्लस √2 बटा में था बेटा √3 माइनस √2 प्लस 3√2 प्लस √3 बटा में था दोस्तों √2 माइनस √3। आपने कहा सर सब कुछ ठीक है, हम एलसीएम भी बड़े अच्छे से ले लेते हैं अगर इनका बेस सेम होता, लेकिन बेस तो सेम नहीं है, बेस को सेम करना पड़ेगा। बेटा बेस को सेम करने के लिए आप मुझे बताओ, मैं अगर इस लाइन में से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या मैं इसे माइनस को कॉमन लेकर √3 माइनस √2 लिख सकता हूं? ये माइनस यहां कट जाएगा बेटा, माइनस कॉमन लूंगा माइनस बाहर बन जाएगा। दोस्तों ये एलसीएम आ गया आपका √3 माइनस √2। ऊपर सवाल क्या बनेगा? 3√3 प्लस √2 माइनस 3√2 माइनस √3, कुछ नहीं। 3√3 में से √3 गया, 2√3 माइनस 2√2 बटा √3 माइनस √2। ऊपर वाली लाइन में 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा √3 माइनस √2 बटा में √3 माइनस √2। ये दोनों पॉइंट कट गए, उत्तर 2 बन गया। ये बेटा इस सवाल को सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस था। अलजेब्रा का ही सवाल है बच्चों, ये अलजेब्रा का ही सवाल है, लेकिन आपको इस प्रकार के क्वेश्चन रेशो मिलते हैं, आपको ये बात समझनी है बेटा। कोपेंडो डिवेंडो के रूल को फॉलो करते हुए इस सवाल का उत्तर बेटा 2 बनेगा। जब भी कभी इस प्रकार की लैंग्वेज आपको मिले, आप बिना बेटा पैनिक हुए इस सवाल का उत्तर 2 कर सकते हैं। आगे बात समझ में? This rule is called Copendo Divendo। तो जैसा मैंने आपको बताया ना, Copendo Divendo ये उसी का सवाल है। Copendo Divendo बेटा सवाल देखो उसी का है। पूछो ये सवाल में 4a प्लस 7b, इसके मल्टीप्लाई में है 4c माइनस 7d बराबर 4a माइनस 7b, और इधर है दोस्तों 4c प्लस 7। बेटा मैं कहता हूं कि आप ए बी को और सी डी को एक एक साइड में कर लो। ए बी और अरे बता चुका हूं भैया, हमेशा उस सवाल का उत्तर 2 बनेगा। 10 सवाल देख लेना प्रीवियस ईयर में आए हुए, बात समझ में आ जाएगी। 4c प्लस 7d अपॉन 4c माइनस 7d, बेटा ये बन जाएगा क्या? क्या बताओ, ये इतनी बात स्पष्ट है? कोपेंडो डिवेंडो का नियम आप लोगों को आना चाहिए बेटा, ऊपर जोड़ना नीचे घटाना। जब मैं जोड़ूंगा ऊपर वाली बात को बेटा, जब जोड़ूंगा आप देख पा रहे हैं 4a माइनस 7b बनेगा, बटा में जब मैं घटाऊंगा तो माइनस का 4a प्लस का 7b बनेगा। सेम कहानी बेटा देखो आगे भी आएगी, सेम कहानी बेटा, सेम कहानी अगर मैं आगे करूंगा। अब ये सारे स्टेप लिखने नहीं होते भैया, जब आपको एक बार में कानून सिखा दिया तो अप्लाई करना आना चाहिए बस। ये तो बेटा चीजें मैं आपको एक एक स्टेप लिख कर दे रहा हूं, तुम ऐसे अगर एग्जाम में एक एक स्टेप लिखने बैठ जाओगे फिर तो सिलेक्शन हो गया, फिर तो लग गई नौकरी बेटा। 7b से 7b, 4a से 4a, 7d से 7d, 4c से 4c। ऊपर बनेगा 8a, नीचे बनेगा 14b बराबर, ऊपर बनेगा 8c, नीचे बनेगा 14d। 8 से 8 काट दो, 14 से 14 काट दो, तो आप कह सकते हो a बटा b बराबर c बटा d। यही मेरे सवाल का उत्तर बनेगा बेटा। कुछ बेटा सवाल में था नहीं, डायरेक्ट कोपेंडो डिवेंडो का सवाल था, डायरेक्ट नियम आपने अप्लाई करना था, लॉजिकल सवाल था बच्चों। ये ना ये कंसेप्चुअल बातें चल रही हैं और ये कंसेप्ट आप सबको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों 117 नंबर सवाल मैंने क्लास में आपको करवाया है, आज ही करवाया दोस्तों। इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी ना कि इसका उत्तर 1/2 भी आ सकता है और इसका उत्तर -1 भी आ सकता है। 1/2 कब आता है और -1 कब आता है बेटा? लॉजिकल मैंने आपको डायग्राम बेटा पूरा बना के बताया था ताकि समझने में आपको दिक्कत नहीं आए। ये तो बेटा परसेंटेज का सवाल आ गया। एक संख्या का 8/5 का 6/7 ना, ये 192 के बराबर है बेटा। नंबर जो क्या है, नंबर जो होगा वो 192 गुणा 5 गुणा 7/6 गुणा 8 होगा। आपसे पूछा गया नंबर का 3/4 कितना आएगा, 3/4 इसका और करना है, खत्म बात। 8 6 48, 48 चौका
192 खत्म, 15 7 105। लो बेटा, ये तो सिर्फ सवाल है कैलकुलेशन का, रेशो वाले को यूज की बात नहीं है सवाल में बेटा। एक संख्या का 35% बेटा, x का 35% बराबर है y का 75%। एक का 35% दूसरी का 75% आपस में बराबर है बेटा 5 7 35, 15 5 75। 7x बराबर 15y अगर हो बेटा, x और y का अनुपात बोल दीजिए 15 7 बनेगा क्या? रेशो का बेटा बेसिक क्लियर हुआ सब बच्चों का। 120 सवाल दोस्तों आप लोगों ने लगभग कर लिए हैं। हमने ऐसा आज आपको एक सवाल करवाया था क्या बेटा? मैंने आज आपको पहला एक सवाल ऐसा आज करवाया था ना, आपको याद है क्या? बीच में आज की शीट में लगभग ऐसा ही एक बेटा सिमिलर क्वेश्चन आया था। तो अब आप ये सवाल बेटा पूरे कर सकते हैं। शीट बेटा आपकी हो गई कंप्लीट। एक नंबर शीट के बेटा सारे सवाल डन, एक नंबर शीट डन होगी। आज हम इतना पढ़ते हैं, बाकी बातें करेंगे बेटा मंडे को। शीट आप लोग बेटा सारे ट्राई कर लीजिएगा। शीट आप तक पहुंच गई है, सारे सवाल बेटा आप लोग अभ्यास कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। लड्डू बेटा नीचे यार, मैंने 6 बजे कहा था, अभी 6 बजे नहीं है, तो 6 बजे आएंगे, वो भी ऊपर आ नहीं पाएंगे ना बेटा। ठीक है बेटा, 2 दिन के लिए ना आपसे बेटा रिक्वेस्ट है, आप शीट को प्लीज 2 बार बेटा रिपीट कर लेना। सैटरडे और संडे की छुट्टी है बेटा, 2 दिन आपकी बेटा, 2 दिन में शीट को कम से कम 2 बार रिपीट कर लीजिएगा बेटा, कम से कम शीट को 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, ताकि आप सारे सवालों को बहुत अच्छे से समझ पाओ, बहुत बढ़िया से कर पाओ। ठीक है, चलिए बेटा आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं बेटा, बाकी बातें करेंगे कल बेटा। तो शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।